Namaskar. This is Priyadarshan. Please accept my greetings from the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, today we are going to continue the same story which we began in the previous class, The Leader of Men, by Siddharth Chaudhary. So, in the previous class, we read that now the author had become well acquainted with the guard, and his name, you might recall, was रूप सिंह. तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शुरू की थी द लीडर ऑफ मैन, जिसके लेखक सिद्धार्थ चौधरी थे. वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लेखक हैं, ऑथर जो सिद्धार्थ चौधरी हैं, ये अब अच्छी तरह से जानने लगे हैं रूप सिंह को, जो वहाँ का गार्ड था. और कहानी में रूप सिंह एक मेजर कैरेक्टर है, या यूँ कहें तो ही इज़ द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द लीडर ऑफ मैन. लीडर ऑफ मैन कहानी के मुख्य पात्र हैं रूप सिंह. तो उस हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि लेखक अब रूप सिंह को जानने लगे हैं, ये उनसे बात भी करते हैं, और रूप सिंह का पृष्ठभूमि क्या है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके घर की स्थिति क्या है, उनके घर में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हमने पिछली कक्षा में ली थी. उसके बाद कहानी में हमारे लिए क्या है, हम अब उसे पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी thereafter. The income from the farm wasn't much, so he left farming to his younger brother. खेतीबाड़ी से उतनी आय नहीं थी, उतनी आमदनी नहीं थी, और इसलिए रूप सिंह ने अपने छोटे भाई को खेतीबाड़ी की जिम्मेवारी दी. Who wasn't much interested in education anyway and started looking for a job again. उनका भाई जो था, पढ़ने लिखने में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और काम धंधे की तलाश में रहते थे. Eventually he got a job as a teacher in a school near Bihta, but after 6 months without pay and with no hope of the situation ever changing, he left the job and came to Patna. तो यहाँ हम लोगों को जो जानकारी मिलती है कि खेती बाड़ी से उनकी कोई आय अधिक थी नहीं. खेती बाड़ी की जो जिम्मेवारी थी वह उन्होंने अपने छोटे भाई को सौंप दी. पढ़ने लिखने में अब उनका दिल लग नहीं रहा था, काम धंधे की तलाश में थे, और इसी सिलसिले वो पटना आए. पटना आकर उन्होंने एक स्कूल में नौकरी की, शिक्षक की, बिहटा नामक जगह पर. लेकिन कई महीनों तक पेमेंट उनको मिले नहीं. विदाउट पे एंड विथ नो होप ऑफ द सिचुएशन एवर चेंजिंग, ही लेफ्ट द जॉब एंड केम टू पटना. और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ परिवर्तन होगा, स्थिति में कुछ तब्दीली होगी, और वो पटना आ गए. ड्रिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब. एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरे जॉब, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, फिर उसके बाद तीसरी नौकरी, इस तरह से वो काम को पकड़ते रहे, छोड़ते रहे. समटाइम्स वर्किंग एज ए सेल्स हेल्प इन अ ग्रॉसरी स्टोर. कभी कभार परचून की दुकान पर वो काम करते थे, सेल्स हेल्प की तरह. समटाइम्स एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी कभार कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में वो काम करते थे, मजदूरी करते थे, जहाँ मकान बनते हैं वहाँ. फाइनली अराउंड 4 months बैक ही हैड गॉट द जॉब विद द सिक्योरिटी एजेंसी. आखिरकार 4 महीनों के बाद उनको सिक्योरिटी एजेंसी में काम मिल जाती है. ही वुड टेल मी ऑल दिस थिंग्स विदाउट इवन एन आउंस ऑफ सेल्फ पीटी. आउंस का मतलब बच्चों रत्ती भर होता है, तो सेल्फ पीटी का मतलब आत्मतरस या आत्मदया कहें. तो बगैर आत्मतरस, बगैर आत्मदया के
रूप सिंह ये सारी बातें लेखक को कहा करता था। Yet I could feel the helplessness beneath his practiced stoicism. Beneath his practiced stoicism. Stoicism एक टर्म, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। इसका मतलब उदासीनता होता है, या यूं कहें indifference from happiness, indifference from sadness, जो गम में खुशी में एक जैसा ही हो। तो उस किस्म का वो इंसान हो चुका था। Yet I could feel the helplessness beneath his practiced stoicism. उसकी उदासीनता के नीचे लेखक ये कहते हैं कि वो समझ सकते थे उसकी असहायता को। He hadn't seen his family in 6 months. 6 महीनों में उन्होंने एक बार भी अपने परिवार से मिला नहीं है। And sometimes it made him deeply melancholic. Melancholic भी उदासी की तरफ ही ले जाता है, सूनापन है, अकेलापन है। तो दिस इज हाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब रूप सिंह, हिज एनकाउंटर विथ रूप सिंह एंड thereafter whatever the god रूप सिंह narrated to him. तो बच्चों, जिस तरह से रूप सिंह ने अपनी व्यथा कथा कहें लेखक को बताता है, लेखक उन्हीं बातों को कहानी का हिस्सा बनाते हैं। रूप सिंह की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उनके पिताजी का जल्दी ही देहावसान हो गया। इंटरमीडिएट तक वो कॉमर्स कॉलेज पटना में उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद जिस तरह से दर बदर ठोकरें खाते रहे, नौकरी की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने काम किया। कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में उसने काम किया, फिर किसी ग्रोसरी स्टोर पर भी उन्होंने काम किया, और आखिरकार ही गॉट ए जॉब इन अ सिक्योरिटी एजेंसी एज अ सिक्योरिटी गार्ड। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट द प्लाइट ऑफ पीपल टेक्स प्लेस। यू कैन इमेजिन, आप इस स्थिति से अवगत हो गए। आप अपने आस पड़ोस में बच्चों देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इस हताशा की स्थिति में परदेश को जाते हैं, अपने घर से बहुत दूर जाते हैं, जीवन की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। एंड लाइक millions of people who migrate in search of work from Bihar to other parts of the country, or when they leave their hometown in search of their livelihood. So this is the similar story. Roop Singh is also having the same story. He has left his hometown. वो अपने घर को छोड़ चुका है। He is a newly wed person. उनकी शादी हुई है, 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उनको एक छोटा सा बच्चा भी है, लड़का है वो। तो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को छोड़कर वह प्रदेश को जाते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। द इनकम इज रियली मीगर। उनकी जो आय है बहुत थोड़ी सी है, बहुत कम है, और उस आय में उनको खुद का पालन पोषण करना पड़ता है, उन्हीं से पैसे बचाकर घर को भी भेजना होता है। सो लाइफ इज रियली मिजरेबल, लाइफ इज रियली पैथेटिक। ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर रूप सिंह इन हिज लाइफ इज ए बिग चैलेंज। रूप सिंह की ज़िंदगी में एक एक क्षण जो है वह एक चैलेंज है। सो दिस इज व्हाट द ऑथर टेल्स अस इन दिस पार्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। फॉर अ मैन ऑफ हिज बैकग्राउंड, रूप सिंह के पृष्ठभूमि का आदमी, ही वॉज अमेजिंगली अवेयर एंड वेल रेड। जिस पृष्ठभूमि से रूप सिंह आते थे उस हिसाब से वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ही लव्ड रीडिंग एंड ऑफन वुड टॉक टू मी अबाउट बुक्स दैट ही हैड रेड एंड व्हाट ही हैड फेल्ट अबाउट देम। अक्सर वो ऑथर से, लेखक से किन किताबों को पढ़ा है, उस किताब के बारे में और बहुत सारी बातें लेखक से क्या करता था। हिज परसेप्शन वॉज रिमार्केबली एक्यूट। एक्यूट का यहाँ मतलब आप एग्जैक्ट भी समझ सकते हैं। तीखा तो है ही, लेकिन एग्जैक्ट भी है। तो उनकी जो धारणा होती थी वह बिल्कुल तीखी और एग्जैक्ट होती थी। आई रियलाइज्ड हिज वॉज अ शार्पर क्रिटिकल फैकल्टी देन माइन, इवन दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। और लेखक यह स्वीकार करता है, लेखक इस बात को महसूस करता है कि उसकी जो धारणा थी, रूप सिंह की जो धारणा है,
अनेक चीज़ों के बारे में वो बड़ा ही क्रिटिकल है, बड़ा ही सटीक है, आलोचनात्मक है। यद्यपि लेखक ये कहते हैं कि साहित्य के छात्र तो वो हैं, लेकिन रूप सिंह का परसेप्शन, उनका सोच, उनका ख्याल, उनका विचार, उनकी धारणा लेखक अपनी धारणा से ज़्यादा सटीक, ज़्यादा आलोचनात्मक समझता है। Perhaps because my experience of life has largely been vicarious. इन शब्दों पर गौर करें। vicarious, vicarious का मतलब ये होता है कि his life largely been vicarious, while his, I am sure, has been more lived in comprehensive. तो vicarious का मतलब ये है कि when you learn from the experience of other people, जब आप दूसरे व्यक्तियों के अनुभव से जब सीखते हैं, नहीं तो आपका वो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं हुआ, सेकंड हैंड नॉलेज हुआ। आप दूसरे के अनुभव को या तो सीख रहे हैं या आत्मसात कर रहे हैं। अब यहाँ जो अंतर यह है कि जो आदमी अब रूप सिंह की जो ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी को रूप सिंह जी रहा है, तो रूप सिंह जितने बेहतर तरीके से अपनी आत्मव्यथा को, अपनी उस कथा को समझेगा, उतना दूसरा व्यक्ति भला कैसे समझ सकता है। सो दिस इज द पॉइंट हियर, द ऑथर इज सेइंग दैट द वे रूप सिंह expresses himself, the way he is having his perception, so it's his own perception based on his own experience, no? उनके अपने अनुभव पर उन्होंने अपनी धारणा का निर्माण किया है, लेकिन लेखक की जो धारणा है वह किसी और के अनुभव से लिया गया है। This is why the author says, perhaps because my experience of life has largely been vicarious, while his, तो यह दूसरे के अनुभव से लिया गया है लेखक, while his, I am sure, मुझे पूरा यकीन है, has been more lived in comprehensive, जबकि रूप सिंह ने खुद उसे जिया है। तो स्वाभाविक है धारणा में जो तीव्रता होगी, जो तीक्ष्णता होगी, वह रूप सिंह में ज़्यादा बेहतर होगी। दो I am not as well read in Hindi literature as I want to be. लेखक आगे ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य जितना मैं पढ़ना चाहता हूँ या जितना मैं जानना चाहता हूँ, उतना मुझे मालूम नहीं, उतना मुझे आता नहीं। I have some books and these I lent to him. मेरे पास हिंदी की कुछ किताबें हैं और मैंने उन किताबों को रूप सिंह को दिया। Among the books were a collection of मुक्ति बोध's poem. Among the books, जो भी मेरे पास किताबें थी, उसमें एक काव्य संग्रह थी मुक्ति बोध का, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रेणु, जिनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, उनकी लघु कहानियों का जो संग्रह है वो भी उनके पास था, एंड दिनकर्स रसमरथी। तो ये तीन चीज़ें, मुक्ति बोध की कविताओं का संग्रह, रेणु की लघु कथाओं का संग्रह और दिनकर के रसमरथी, उन्होंने रूप सिंह को पढ़ने के वास्ते दिया। He returned the मुक्तिबोध back the very next day. अगले ही दिन उसने मुक्तिबोध की जो किताब थी उसे उन्होंने लेखक को वापस कर दिया। So in this part of the story, dear students, the author is suggesting, or the author is telling us about the background of the guide Roop Singh, the way he has struggled, or he has been struggling still. So those struggles apart, in fact, he is also, as the author says, he is a well-read man. He reads very often some books. The author also says that he has lent some books to the god Roop Singh. Roop Singh read all of them. One was Mukti Bodh's collection of poems, other was Renu's collection of short stories, and one Rasmrathi by Dinkar. So the author, he was having all these books, as he says, and he gave them to Roop Singh. Roop Singh read Mukti Bodh's collection and he returned him the next day. So this tells us that despite of unsurmountable hardships, Roop Singh is fond of reading. तो जीवन में उतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद
उतने सारे संघर्षों के बावजूद रूप सिंह पढ़ने का शौकीन है और वो पढ़ लेता है। लेखक उनको कुछ किताबें भी दी जिसमें मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भी थे, रेणु की लघु कथाओं का संग्रह भी था और दिनकर की रस्मरथी भी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रूप सिंह की ज़िंदगी में शिक्षा का अहम महत्व था। वो इस महत्व को समझता था और उसकी जो पृष्ठभूमि थी, वो जिस पृष्ठभूमि से आता था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि he belongs to the upper caste of society. The way he lives, that makes him totally different from other guards who are working there. So this is what we had to study in this part of the story. Let's see the next one. So in the evening, when there would be no one in the lobby, we would sit on the bench that was there and talk about the books and the stories and life in general, little informal chit-chat until I finished my cigarette and went back home upstairs. तो लेखक ये कहते हैं कि in the evening when there would be no one in the lobby, शाम के वक्त जब लॉबी में कोई नहीं होता था, हम दोनों बेंच पर बैठते, किताबों के बारे में बातें करते और जीवन की अन्य छोटी बड़ी घटनाओं के ऊपर भी, सामान्य बातों पर भी वो बात करते। और ये बात तब तक होती जब तक लेखक अपना सिगरेट पी नहीं चुके होते थे और उसके बाद वो चले जाते। Around that time he had stopped saluting me and I was glad that he had stopped. और उस वक्त तक रूप सिंह लेखक को सैल्यूट करना छोड़ दिया था और लेखक कहते हैं कि उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि अब वो सैल्यूट करना छोड़ दिया है। Somehow it had always made me vaguely uneasy. लेखक ये भी कहते हैं यह उनको असहज बना देता था। जब वो सैल्यूट करता था तो लेखक उसे असहज समझता था। After all, we were not in the army. और लेखक ये भी कहते हैं कि कम से कम हम आर्मी में तो नहीं थे। So this here in fact the लेखक, the author has, or the author is now well acquainted with the guide Roop Singh. No? Both of them sit together regularly, talk about books and life. अब दोनों एक दूसरे से बखूबी परिचित हो चुके हैं। लेखक उसे अच्छी तरह से जानने समझने लगा है। इस बात को लेखक को खुशी है कि कम से कम अब रूप सिंह उसे सैल्यूट नहीं करता है। अब संबंध थोड़ा सा दोस्ताना हो गया है, नज़दीक का संबंध हो गया है। He had one sweater that he would wear all the time. उसके पास एक स्वेटर थे जो उसे हमेशा पहने रहता था। A bright maroon one that his wife had sent and he wore it with much pride over his grey uniform. अपने ग्रे यूनिफॉर्म पर बड़े ही गर्व के साथ उस स्वेटर को पहनता, क्योंकि उस स्वेटर कोई और नहीं, उनकी पत्नी ने उनको दिया था। रूप सिंह की पत्नी ने उनको दिया था। तो इस स्वेटर पर उनको बड़ा गर्व था और उसे हमेशा पहने रहता था। हमेशा पहने रहने का वजह ये भी हो सकता है कि ही माइट नॉट बी हैविंग द अदर वन, उसके पास कोई दूसरा स्वेटर नहीं हो। और दूसरी वजह यह है कि उनकी पत्नी ने उसे दिया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि पत्नी का दिया हुआ तोहफा वो अपने शरीर पर हमेशा धारण करने में गर्व महसूस किया करता था। So here in fact the author is dealing with so many things all together. लेखक कई चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ लेखक की जान पहचान रूप सिंह से बढ़ रही है, दोनों अब क्लोज हो चुके हैं। लेखक उसके साथ शाम में कुछ वक्त भी बिताता है। लेखक उसके साथ बैठते हैं, किताबों पर बातें करते हैं जो रूप सिंह पढ़ते हैं। ज़िंदगी की सामान्य चीज़ों पर भी वो दोनों आपस में बात करते हैं। और उसके अलावा लेखक हमें ये भी कहते हैं कि रूप सिंह हमेशा एक स्वेटर को पहने रहते थे, अपने यूनिफॉर्म को। उस मैरून कलर का स्वेटर है जो उनकी पत्नी ने उनको दिया है और उसको पहनने में रूप सिंह को गर्व का अनुभव होता है। तो सो दिस हियर ही फाइंड्स अ सेंस ऑफ प्राइड डियर स्टूडेंट्स। और बच्चों, आपको भी आप इस बात को बखूबी समझते हो कि कोई चीज़ जो
घर के लोग बुन कर देते हैं, खासकर आप लोगों को भी माँ स्वेटर बुन कर देती होगी, तो इट मस्ट बी गिविंग यू अ ग्रेट डील ऑफ नो प्राइड. So just like that, Roop Singh is also having a lot of pride in the sweater given to him by his wife. Let us see the next part of this story. In the last week of December, he sent a letter to my father asking for an advance of 100 rupees. दिसंबर के आखिरी सप्ताह में रूप सिंह एक लेटर लिखता है मेरे पिताजी को. मेरे पिताजी को का मतलब बच्चों लेखक के पिताजी को. लेखक ही नरेटर है, कथाकार है, नो. तो इसलिए वो लिखते हैं कि इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही सेंट, ही हियर स्टैंड्स फॉर रूप सिंह, यहाँ ही का प्रयोग रूप सिंह के लिए किया गया है, एंड अ लेटर टू माय फादर, और माय इट रेफर्स टू द ऑथर, माय लेखक के संदर्भ में लिखा गया है. आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज़, और उस खत में यह है कि आप मुझे 100 रुपये एडवांस में दे दें, which should be cut from the next month's salary, जिसे आप अगले माह की तनख्वाह से काट लीजिएगा, because he suddenly had to send money home and now was in dire need of it in order to survive. और रुपये लेने की वजह रूप सिंह उस खत में ये बताते हैं कि उनको जल्दी ही अपने घर 100 रुपये भेजने हैं, because he suddenly had to send money home and now was in dire need. dire need का मतलब बहुत ज़रूरी हो, जब कोई चीज़ आवश्यकता बहुत बड़ी हो, उसके बगैर रहा नहीं जा सकता है, इसे हम डायर नीड के सेंस में यूज करते हैं. was in dire need of it in order to survive. और स्थिति यह है कि अगर हम ये 100 रुपया नहीं भेजेंगे तो घर पे जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे. So therefore he wrote a letter to the author's father and asked for 100 rupees as advance. He had written that he hadn't eaten anything for 2 days. उसने यह भी लिखा कि 2 दिन हो गए बगैर खाए, and now was having difficulty in doing his shift. और अब तो उसको अपने शिफ्ट कम करने में भी मुश्किल या परेशानी आ रही है, कठिनाई महसूस कर रहा है वह. इट वॉज ए शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर. वह एक छोटा औपचारिक बिल्कुल ऑफिशियल लेटर के जैसे था. फादर हैड गॉन आउट सो आई वेंट डाउन विद द मनी. फादर हैड गॉन आउट सो आई वेंट डाउन विद द मनी एंड गिव इट टू हिम एंड ऑल्सो सेंड सम फूड विथ मुन्ना फॉर हिम एंड अदर गार्ड्स. फादर, लेखक के पिता, कहीं और चले गए थे, इसलिए लेखक खुद जाते हैं. आई वेंट डाउन विद द मनी एंड गिव इट टू हिम. लेखक खुद जाते हैं, पैसे रूप सिंह को देते हैं, एंड ऑल्सो सेंड सम फूड विथ मुन्ना फॉर हिम एंड अदर गार्ड्स. और मुन्ना के मार्फत, मुन्ना के द्वारा खाने के सामान रूप सिंह के लिए भी और वहाँ मौजूद जो अन्य गार्ड थे उसके लिए भी लेखक भिजवाते हैं. सो this is quite easy to understand, the condition of Roop Singh, how much he work. Children, you must be understanding this. आप इस बात को समझ रहे हैं कि रूप सिंह की ज़िंदगी से अब आप भी बिल्कुल परिचित हो गए होंगे, रूप सिंह के कार्य से परिचित हो गए हैं, रूप सिंह के दुख तकलीफ से परिचित हो गए हैं कि स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि दिसंबर का आखिरी सप्ताह है. रूप सिंह एक खत लिखता है लेखक के पिताजी को और उनसे याचना करता है 100 रुपये के लिए. एडवांस कहता है कि आप मुझे 100 रुपये का दे दें और अगली माह की तनख्वाह से आप उसे काट लेंगे. उसे पैसे की क्यों ज़रूरत है आप समझ ही गए होंगे. रूप सिंह खत में ही इस बात का जवाब देते हैं, इस बात का वो जिक्र करते हैं कि घर पर पैसे की सख्त ज़रूरत है. अगर वो इस वक्त ये 100 रुपये नहीं भेजते हैं तो उन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे. स्थिति इतनी नाजुक सी है. लेखक एक हमदर्द इंसान है. लेखक रूप सिंह के दुख दर्द को समझता है.
इस बात को समझते हुए, यद्यपि लेखक के पिताजी घर पर नहीं हैं, लेखक नीचे जाता है, 100 रुपये रूप सिंह को वो खुद देते हैं और उसके बाद उनका जो सर्वेंट है मुन्ना, जिसका नाम है, मुन्ना के मार्फत वो खाने के कुछ सामान रूप सिंह के लिए और वहाँ और जो दूसरे अन्य गार्ड्स हैं उनके लिए भी लेखक भिजवाते हैं। सो दिस इज रियली द travesty of the millions of people who travel, who suffer when they migrate from one part of the state to another part, or when they leave their hometown in search of their livelihood. So this happens very often. You must have heard it in your neighborhood. आप अपने पड़ोस में भी, आसपास भी इस बात को समझते होंगे कि घर के लोग जो गार्जियन होते हैं, खासकर जो मेल मेंबर है, वो किस तरह से अपने घर से दूर जीविकोपार्जन के लिए चले जाते हैं। पर्व हो, त्यौहार हो, सबसे वो दूर होते हैं, घर वालों से दूर होते हैं और किस तरह से जीविकोपार्जन करते हैं और खुद को भी पालते हैं और घर वाले को भी जो उनसे बचता है या खुद से काट कर घर वाले को भी वो भेजते हैं ताकि घर पर लोग, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माता पिता सब सकुशल रहें। सो ऑन दिस पैटर्न itself, रूप सिंह is also surviving somehow. Let us see the next part of the story. So when Kedia came to know, he laughed at my naivety. When Kedia came to know, he laughed at my naivety. No? जब केरिया के बारे में आप बिल्कुल अवगत होंगे, हम लोगों ने केरिया के बारे में जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि वह एक रिच बिजनेसमैन था और उसकी अमीरी से ज़्यादा उसमें अहंकार था। सो ही वॉज एन एरोगेंट पर्सन. ही हैड नो लव, ही हैड नो काइंडनेस फॉर पुअर पीपल लाइक रूप सिंह. उसके दिल में थोड़ा भी रहम, थोड़ी भी दया रूप सिंह जैसे लोगों के लिए नहीं था. सो व्हेन केडिया केम टू नो, जब उनको ये मालूम हुआ, ही लाफ्ड एट माई नाइफ्टी, तो मेरे भोलेपन पर, नाइफ्टी का मतलब भोलापन होता है, इनोसेंस जिसको आप कहते हैं, तो वह मेरे भोलेपन पर, मेरी मासूमियत पर वह हंसा. एंड कॉल्ड रूप लेजी फ्री लोड, और रूप सिंह को उसने कहा कि वो बिल्कुल निकम्मा आदमी, आलसी आदमी. He thought aloud that probably Roop and other guards drank at night. He had heard noises sometimes, and that is where all the money went. I kept quiet. तो मिस्टर केडिया को इस बात का यकीन था कि रूप सिंह पिछली रात अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक किया था, क्योंकि कुछ शोर शराबे वहाँ से नॉइज वगैरह आए थे, और इसलिए आज उसके पास, उसकी ये स्थिति है, उसके पास पैसे नहीं हैं, बिकॉज ही हैड स्पेंट ऑल द मनी ही हैड इन ड्रिंकिंग विथ हिज फ्रेंड्स. दिस इज व्हाट मिस्टर केडिया थिंक्स. मिस्टर केडिया का ये अपना विचार है. सो ही हैड हर्ड नॉइजेज समटाइम्स एंड दैट इज वेयर ऑल द मनी वेंट. आई केप्ट क्वाइट. लेखक कहते हैं कि वो बिल्कुल चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहे, मिस्टर केडिया की बातों. केडिया इज अ डिवाउट मैन. अब इस बात को यहाँ समझें बच्चों. डिवाउट का मतलब होता है जो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हो. डिवाउट मैन केडिया वाज. सो ही वाज डिवोटेड टू वर्शिप डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. सो वह एक बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति था. He gives donations to temples. मंदिरों में वह दान देते हैं. Organizes जागरणस ऑर्गेनाइज करते हैं, जागरण की व्यवस्था करते हैं, उसका आयोजन करते हैं रेगुलरली. एंड हिमसेल्फ परफॉर्म्स पूजा फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग. तो वह जागरण का आयोजन करते हैं, मंदिरों को दान भी देते हैं और खुद रोज सुबह 1 घंटे निश्चित तौर पर पूजा करते हैं. बट स्ट्रेंजली, यह लेखक का विचार है. लेखक कहते हैं, बट स्ट्रेंजली एनफ हैज नो फेथ इन एनी अदर ह्यूमन बींग्स. लेकिन अजीब व गरीब बात है यह लेखक को बड़ा अजीब सा लगता है कि जो व्यक्ति इतना धार्मिक हो,
मंदिरों में दान देता हो, जागरण का आयोजन करता हो, घंटों पूजा करता हो, और इन सब के बावजूद उसका इंसानियत में थोड़ा भी यकीन न हो, लेखक इस बात से आश्चर्यचकित होता है। No, that's why the author says, but strangely enough has no faith in any other human being. दूसरे इंसान में उसको रत्ती भर भी यकीन नहीं था। Sometimes I wonder what kind of God he believes in. लेखक ये कहते हैं कि कभी कभी तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, किस किस्म के भगवान में उसको यकीन है। It must be the God of small things. It must be the God of small things. अरुंधति राय की एक बहुत मशहूर नॉवेल जिसका नाम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, तो लेखक उस सिलसिले में जिक्र करते हैं, इट मस्ट बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सरकाज़्म है, इसमें व्यंग है इस लाइन में, इट मस्ट बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लेखक कहते हैं कि जो मिस्टर केडिया है बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं, खूब पूजा करते हैं, दान भी करते हैं, बराबर जागरण का भी आयोजन करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको इंसान में, दूसरे व्यक्ति में, दूसरे इंसान में रत्ती भर यकीन है। समटाइम्स आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही बिलीव्स इन। और लेखक ये कहते हैं कभी कभी वो घोर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर मिस्टर केडिया को किस तरह के भगवान में उनकी आस्था है। और आगे लिखते हैं, इट मस्ट बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ जो बच्चों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, लेखक के विचार में, इफ समवन who is completely bereft from the responsibility to serve, to help his fellow human being, वो इंसान जिसमें थोड़ा भी ये बात नहीं हो, इंसानियत नहीं हो कि अपने जैसे दूसरे ह्यूमन बींग्स को, अपने जैसे दूसरे ह्यूमन बींग्स इंसान के बारे में वह कुछ सोचे, उसे कुछ मदद करे, उसकी कुछ हेल्प करे, अगर उसमें इस प्रकार की इंसान होते हुए भी इंसानियत के प्रति अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, तो आखिरकार वह किस किस्म के भगवान की पूजा करता है। यह लेखक का आश्चर्य भी है और सवाल भी है। और लेखक यहाँ इस बात को साफ करना चाहते हैं कि केडिया, चूँकि इंसान जो है, इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि मैन इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, ईश्वर की सबसे सुंदर श्रेष्ठतम रचना इंसान ही है। और इंसान होकर आप उस रचना की अवहेलना करेंगे, इंसान होकर आप इंसान के काम नहीं आएंगे, तो भला आप किसके काम आएंगे। तो ही मस्ट बी वर्शिपिंग नाउ और दैट, जैसे लेखक कहते हैं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ जो बिग थिंग्स है गॉड के लिए वो इंसान है, और बाकी सब कुछ स्मॉल, छोटी छोटी बातें हैं, जिसकी तरफ केडिया जी तो लगे रहते हैं, लेकिन इंसानियत के प्रति उनके दिल में थोड़ी भी हमदर्दी नहीं। सो दिस इज़ व्हाट, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रेड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, or from the very beginning the author is very much inclined to highlight the suffering of the poor people like the god Roop Singh, and the suffering of Roop Singh is not on its own. The suffering of Roop Singh has not straightway come from heaven. For his suffering, or for the suffering of like the people of Roop Singh, people like केडिया are also responsible. तो रूप सिंह का जो सफरिंग है वह नैसर्गिक नहीं है, उसके सफरिंग के लिए केडिया जैसे लोग भी जिम्मेवार हैं। So this is what we had studied in this part of the story. We shall continue the same story in the next class. Till then, goodbye, namaskar.